वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशंस पर। तो हम इंटरनेशनल रिलेशन को आज शुरू कर रहे हैं और इसको जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा नाम देवेंद्र सर है, देवेंद्र राजपूत, और मैं आपको आईआर से संबंधित कुछ बेसिक्स कंसेप्ट सिखाऊंगा जो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड या जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस अगर देखें तो इंटरनेशनल रिलेशंस का अगर यूपीएससी का सिलेबस देखें तो मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ सिलेबस का। तो आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, इंडिया के जो पड़ोसी हैं, राइट, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, उनका रिलेशनशिप्स देखना है हमें। बाइलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स इन सॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, राइट, मतलब बाइलेटरल द्विपक्षीय और क्षेत्रीय और वैश्विक ग्रुपिंग, द्विपक्षीय ग्रुपिंग हो सकती है, क्षेत्रीय हो सकती है या फिर वैश्विक। ठीक है, अगर कोई एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है जिसमें इंडिया शामिल हो या फिर इंडिया को क्या कर रहा हो, प्रभावित कर रहे हो इंडिया के हित, ठीक है, इंडिया इंटरेस्ट, तो ये वाला पार्ट। तीसरा पार्ट है इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियाज डायस्पोरा, राइट। इसका मतलब है कि अगर इंडिया कोई जो पॉलिसी है, मतलब इंडिया मतलब भारत की नीति, ठीक है, और पॉलिसी ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि भारत क्या है, डेवलपिंग कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है और डेवलप्ड, तो डेवलप और डेवलपिंग कंट्री जो कंट्री हैं उनके हित को प्रभावित करने वाली नीतियाँ, ठीक है, ऐसे कौन से हित हैं जिससे इंडिया के इंटरेस्ट प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। इंडियाज डायस्पोरा, NRI RI, ये होते हैं इंडियाज डायस्पोरा, तो ये भी हमें इसमें देखना होता है। और देखना क्या है, इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एग्री एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट भी देखेंगे हम, जैसे UN हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, राइट, और जैसे कि बहुत सारे से हैं वैश्विक संस्थान, सार्क है, ब्रिक्स है, G20, G7, G8, इस प्रकार के बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, राइट, एजेंसीज हैं, और इनके जो स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में देखना है, और इनका मैंडेट क्या है, इनके उद्देश्य क्या हैं, ये भी इसमें देखना होता है। तो कितने 4 पार्ट में डिवाइड है, इंडिया और इसके पड़ोसी, इसका भी देखना है, क्षेत्रीय वैश्विक समूह, इंडिया को प्रभावित करने वाले हित, और ऐसी कोई नीतियाँ जो विकसित और विकासशील देशों को प्रभावित कर रही हों, इसमें NRI भी शामिल हों, इंडिया और इम्पोर्टेंट जो वैश्विक संस्थान हैं, ठीक, एजेंसीज हैं, उनके स्ट्रक्चर और मैंडेट। तो इससे पहले मैंने 3 लेक्चर में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कराया हुआ है, आप कंटेम्प्रेरी इशू में जाकर प्लेलिस्ट में वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो बात आती है हमारी राष्ट्रीय हित की, किसी भी देश में की बात करें, नॉट ओनली इंडिया, ठीक है, किसी भी कंट्री के सबसे पहले जो हित होते हैं वो कौन से हित होते हैं, राष्ट्रीय हित होते हैं, राइट। तो राष्ट्रीय हित को ही हर राष्ट्र अपने राष्ट्र को ध्यान में रखकर उसको नीतियाँ बनाता है, विदेश नीति बनाता है, ठीक है। तो हर देश के अमर कहें जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके राष्ट्रीय हित क्या होते हैं, तो सबसे पहला जो उद्देश्य होता है कि देश की एकता और अखंडता बनी रहे, ठीक है, अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। तो देश की एकता और अखंडता ही इसका पहला हित होता है विदेश नीति में। दूसरा होता है उसके विकास का एजेंडा, विकास कैसे करना है, कहाँ से सहायता लेनी है, कहाँ पर सहायता देनी है, कैसी नीतियाँ बनानी हैं, ठीक है, किस प्रकार से संबंध बनाना है,
नॉर्थ नॉर्थ की कंट्री साउथ साउथ कंट्री के साथ या नॉर्थ साउथ कंट्री के साइड कैसे किस प्रकार से संबंध रखना है और उसमें क्या डेवलपमेंट करना है, इंडिया मतलब किसी भी देश का विकास कैसे करना है, कौन सी मॉडल अपनाना है, पूंजीवादी, समाजवादी या मिक्स्ड। तो ये सब उसके क्या होते हैं, राष्ट्रीय हित के अंतर्गत शामिल होते हैं। वहीं एक और चीज़ है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो, मजबूती हो। इससे क्या असर पड़ता है, जैसे कि अभी हाल ही में भारत की जो छवि है वो वैश्विक पटल पर बहुत अच्छी बनती जा रही है। हम जहाँ पर जिस भी फोरम में जिस भी मीटिंग में जाते हैं, चाहे वो G20 हो या सार्क हो या आसियान हो, ठीक है, अभी हाल ही में आसियान शिखर हुआ है, G20 का हुआ है, तो या फिर COP27 हो या ग्लासगो का G26 हो। तो इस प्रकार से हम जहाँ पर भी जाते हैं तो वहाँ पर हमारी सुने, कोई कंट्री सुने हमारी क्या वैश्विक पकड़ हो, हार्ट 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 एक होती है हार्ड पावर, एक होती है सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर या हार्ड पावर के रूप में किस प्रकार से आप मजबूती रख रहे हो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो इंडिया, जैसे कि आपको मालूम होगा, सॉफ्ट पावर को नेतृत्व करने वाला कंट्री है। तो इस प्रकार से किसी भी देश के राष्ट्रीय 3 हित होते हैं, देश की एकता और अखंडता, देश का विकास, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती। राइट। अब बात करते हैं इसमें राष्ट्रीय हित में सबसे पहला मुद्दा आता है राष्ट्रीय चुनौती का, कि राष्ट्रीय चुनौती को कैसे हम डील करें। तो देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा, तो सुरक्षा के हिसाब से जब बात आती है तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ऐसा थ्रेट आता है या हमारे सामने इस तरीके की छवि बनती है कि कहीं पर असुरक्षा व्याप्त है। वो असुरक्षा किस भी रूप में हो सकती है, आतंकवाद से असुरक्षा हो सकती है, या फिर नक्सलवाद से हो सकती है, या फिर उग्रवाद से। तो इस प्रकार से ये आंतरिक सुरक्षा हो सकती है, आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद। यहाँ पर आतंकवाद को मैं और क्लियरफाई कर दूँ, जब देश को, किसी देश को, जैसे देश कंट्री ए है, राइट, कंट्री ए है और एक कंट्री या ये कहें वर्ल्ड है अदर, इसमें एक कंट्री है ए, इसमें कंट्री कौन है, ए। अब ये बहुत सारी कंट्री बने हुए हैं इसके आसपास वर्ल्ड में। तो जब एक कंट्री यहाँ बैठा हुआ सोच रहा है कि मुझे कहीं बाहर से प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम जो होने वाली है या असुरक्षा की भावना है, वो असुरक्षा की भावना में कोई समूह या देश किसी दूसरे देश पर दबाव बनाता है हिंसात्मक तरीके से, तो हम उसे बोलते हैं आतंकवाद। क्या बोलते हैं, आतंकवाद। जब एक कंट्री यह फील करे कि उसे बाहर से हिंसात्मक रूप से धमकाया जा रहा है, तो वो कहलाता है हमारा आतंकवाद। और वहीं पर अगर एक कंट्री है और इसी कंट्री के कुछ तत्व हों, ठीक है, इंटरनल ही कोई हम कहें तत्व हों, अगर उन्हीं से खतरा है और वह हिंसात्मक रुख अपना रहे हैं, तो उनसे जो हिंसात्मक रुख अपनाया जा रहा है और लोगों पर भय या दबाव बनाया जा रहा है, तो जिस प्रकार की फीलिंग आती है उस फीलिंग को हम नक्सलवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, नक्सलवाद, जो कि मार्क्सिस्ट से प्रभावित होता है। वहीं नक्सलवाद, अभी मैंने क्या बताया, सॉरी, कि एक देश के अंदर से ही भावना आती है हिंसात्मकता की और दबाव की, तो वो क्या कहलाता है, नक्सलवाद। और वही इसी देश में कहीं बाहर से कोई दबाव आता है तो वो कहलाता है आतंकवाद। और उग्रवाद, उग्रवाद उग्रवाद तो क्या है कि हम कहें ये मॉडरेट होता है, किसी भी वर्ग में, या फिर इतना रेडिकल चेंजेज हों जो कि लोगों पर इस तरीके से परिवर्तन हो कि लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगें, तो वो चीज़ कहलाती है हमारी उग्रवाद। राइट, जो कि साम्यवाद और उसके करीब करीब पहुंचती है। तो इस प्रकार से किसी भी देश के लिए 3 प्रकार के आंतरिक सुरक्षा से खतरे होते हैं, आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद। इसी में बहुत सारे प्रकार होते हैं, आतंकवाद भी कई प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे कि अपन कहें कि इंटर मतलब साइबर आतंक, या फिर कहें
और जैसे कि व्यक्तिगत आतंक में क्या होता है, जैसे कि कई देशों में नेशनल मूवमेंट होते थे, जैसे हमारे यहाँ होते थे, तो व्यक्ति खुद ही क्या होता था, वो व्यक्ति या अपने आप से ऐसे कार्य करता था कि वो हिंसात्मक गतिविधियाँ को अपनाता था व्यक्तिगत रूप में, तो वो व्यक्तिगत आतंकवाद होता है। पर बहुत सारे आतंकवाद होते हैं, इसे हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी में क्या होगा कि अन्य देशों से सुरक्षा। तो अन्य देशों से सुरक्षा कई प्रकार से हो सकती है। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। तो इस प्रकार से सुरक्षा के लिहाज से हमें इन मुद्दों को देखना होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इंडिया में क्या मतलब क्या डेवलपमेंट रहे या क्या इसके मतलब महत्व है। तो देखो सुरक्षा की दृष्टि से इंडिया में हम अगर डिवाइड करें, एक लाइन बनाएं ऐसे कि डिवाइड कर दिया हमने कि ये 1990 से पहले और 1990 से बाद, या फिर हम कहें कि वैश्विक लेवल पर ही जो सुरक्षा की बात होती है वो क्या होती है, मोटा मोटा बांट रहे हैं हम 1990 की एक लाइन बना रहे हैं। तो 1990 से पहले जो भी ताकत होती थी, ठीक है, सैन्य ताकत, तो वो हर कंट्री अपनी सेना बढ़ाना चाह रहा होता है। क्या बढ़ाना चाहता है? सेना बढ़ाना चाहता है। और वहीं 1990 के बाद क्या है कि देखो थोड़ा सा मैं इसको और समझाऊँ आपको कि 1990 से पहले क्या होता था कि जो वर्ल्ड वार हुए थे उसके बाद हर कंट्री ने अपने राज्य संकल्पना के अंतर्गत अपने आप को मजबूत किया और सैन्य पावर के रूप में डेवलप किया। लेकिन हर कंट्री अपना डेवलपमेंट कर रहा था और अपने को एक बाउंड्री में, राष्ट्र राज्य संकल्पना में क्या होता है कि एक निश्चित बाउंड्री होती है और निश्चित भौगोलिक सीमा होती है, तो उसमें बंध जाते थे, मतलब विश्व से कटने जैसी सिचुएशन बन रही थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि विश्व की और जो वैश्विक समूह है उन्होंने क्या सोचा, इस प्रकार से अगर कहेंगे तो हमारी वैश्विक जो है, हम कहें कि अगर पूरा वर्ल्ड ले लें तो वर्ल्ड का ग्रोथ कैसे होगा, इकोनॉमी कैसे चलेगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा कि वर्ल्ड को हमें क्या करना है, डेवलप करना है, या वर्ल्ड में रिलेशंस सस्टेन रहें, सतत बने रहें, सहज बने रहें। तो उन्होंने क्या कहा कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने कि ग्लोबलाइजेशन कर दिया। 90 के बाद जो दौर आया उसमें क्या हुआ, 90 के दशक के बाद कि ग्लोबलाइजेशन होने लगा, जिसमें से ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन आपने सुना होगा। तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ कि राष्ट्रों की जो राष्ट्रीय पहचान थी, एक राष्ट्र एक भाषा, ठीक है, एक राष्ट्रीय सीमा, एक प्रतीक चिन्ह, इस तरीके से, तो अब लोगों की ये क्या हो गई, कमज़ोर पड़ने लगी। ये क्या जो पहचान थी 1990 से पहले वो कमज़ोर हुई। अब क्या हुआ कि वर्ल्ड एक विश्व, एक गांव के रूप में जाने लगा, पूरा विश्व या संसार किस रूप में जाने लगा, ग्लोबलाइजेशन के बाद एक गांव के रूप में जाने लगा। इससे क्या हुआ, हर कंट्री का राष्ट्रीय पहचान क्या हुई, कमज़ोर हुई। असैन्य खतरे बढ़ रहे हैं। असैन्य शक्ति कैसे, जैसे साइबर क्राइम, एनर्जी रिफ्यूजी और आतंकवाद। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे हैं जो असैन्य खतरे बढ़ रहे हैं। तो अब जो पहले 1990 से पहले सिचुएशन थी उससे अलग हटके अब किस प्रकार की जो राष्ट्रीय पहचान है, अब एक गांव की पहचान होने लगी, एक विश्व को एक गांव के रूप में जाने लगा है। भूमंडलीकरण शब्द यूज़ करने लगे हैं ग्लोबलाइजेशन की जगह, भूमंडलीकरण, ठीक है। तो भूमंडलीकरण हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय पहचान कमज़ोर हुई है और असैनिक खतरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने जाना। अब इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इंडिया क्या है कि हमेशा ही क्या रहा है, आज़ादी के बाद सॉवरेन कंट्री रहा है। तो सॉवरेन कंट्री होने के नाते क्या है कि भारत अपने आप को एक गुट निरपेक्ष रूप में जाना जाता था। कब, जब कोल्ड वॉर चल रहा था। क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर,
ठीक है। कोल्ड वॉर के समय से भारत अपने आप को नॉन अलाइनमेंट नेम जो मूवमेंट चलाया था उसके अंतर्गत अपने आप को क्या सिद्ध कर रहे हुए थे कि हम नॉन अलाइनमेंट है, हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होकर हम अपनी स्वतंत्र रूप से पॉलिसी चलाएंगे। लेकिन 90 के बाद सिचुएशन बदली और ग्लोबलाइजेशन का दौर आया। ठीक है। तो कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में चलन हुआ। अच्छा, यहीं पर मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि जैसे कि आपने देखा होगा कि वर्ल्ड ऑर्डर एक शब्द आता है, वर्ल्ड ऑर्डर क्या आता है, वर्ल्ड ऑर्डर। तो वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है, वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है कि एक ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो शक्ति संतुलन एक तरीके से बनाए रखती हैं। ठीक है। जैसे वेस्टफेलिया की जो संधि आई थी 1688 में, 1600 की समथिंग आई थी, 1688 में नहीं। तो वर्ल्ड ऑर्डर क्रम था। वर्ल्ड ऑर्डर क्रम मतलब क्या है कि एक वर्ल्ड पावर होती थी। जैसे कि 18वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में, 18वीं सेंचुरी में। तो 18वीं सेंचुरी में ब्रिटेन क्या था, यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। तो उस समय यूनाइटेड किंगडम क्या था, विश्व का राजा था, उसकी ही पहुंच थी। वो कहता था कि मेरे साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि उसका पूरे वर्ल्ड वाइड में शासन था, जहाँ जाते वहीं कहीं सूर्य अस्त नहीं होता था। ठीक है। तो इस प्रकार से, लेकिन जब 19वीं शताब्दी आई, 19वीं 18वीं क्या 19 के 18वीं के बाद से ही 19 और 20वीं शताब्दी में वर्ल्ड ऑर्डर बदला। और वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदला और दो कंट्री थे, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बाद सिचुएशन ऐसी बनी कि दो कंट्री, एक तो यूएसएआर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन एसएसआर बोलते हैं। ठीक है, एसएसआर, सोवियत यूनियन। तो ये दोनों ही कंट्री क्या थे, पावरफुल थे इन्हीं। और जब इनमें इस तरीके की सिचुएशन बनी कि दोनों ही ग्रुप, ये अपना ग्रुप बनाने लगे और ये अपना ग्रुप बनाने लगे, इस प्रकार से क्या हुआ कि विश्व का द्विध्रुवीकरण हुआ और बाईपोलर बनने लगे। कुछ कंट्री यूएसएसआर के नेतृत्व में, कुछ यूएसएसआर के नेतृत्व में जाने लगे। तो ऐसी सिचुएशन बनी कि एक युद्ध होने वाला है। तो एक ऐसी सिचुएशन या सैचुरेटेड सिचुएशन हुई कि युद्ध की घटनाएं, मतलब युद्ध की संभावना पूरी बन गई। तो वो जो संभावना बनी उसी को हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं, शीत युद्ध के नाम से। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या था कि दो शक्तियां, ब्रिटेन जब डेक्लाइन कर गई तो ब्रिटेन के बाद डेक्लाइन करने के बाद कौन आया, यूएसएसआर और यूएसए। तो यूएसए और यूएसएसआर चला, लेकिन कुछ समय बाद यूएसएसआर जो था वो उसका डेक्लाइन हो गया। जो उनका कॉन्फेडरेशन बनाया गया था, उनके जो 15 कंट्री थे वो डेक्लाइन कर गए। और डेक्लाइन करने के बाद क्या हुआ दोस्तों कि अब कौन सी पावर रह गई, सिर्फ यूएसएसआर रह गया। तो यूएसएसआर रहने से विश्व में फिर एक ध्रुवीय की ओर बढ़ा और यूएसएसआर एक ध्रुवीय देश बन गया। वर्ल्ड जो यूएसए कहता था कि विश्व एक ध्रुवीय है और सारी शक्तियाँ हमारे नेतृत्व में, हम प्रजातंत्र या लोकतंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। उसने इसी संदर्भ में अपना सैन्य ढांचा भी बनाया या पॉलिसी या नीतियाँ भी बनाई। तो वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बदला कि यूके गया, फिर दो शक्तियाँ आई, फिर दोनों के बाद कौन आया, यूएसए आया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो वर्ल्ड ऑर्डर फिर बदला। अब क्या है, अब फिर वर्ल्ड ऑर्डर बदला है। और वर्ल्ड ऑर्डर अब कैसा हुआ है, अब है एक जगह तो यूएसए खड़ा हुआ है और वहीं एशिया में जो है वो क्या है, इंडिया है, सॉरी चाइना है। ठीक है, एक कंट्री। तो ये कॉम्पिटिटर हो गए हैं। तो यहाँ पर भी यूएसए है और चाइना। तो अब ये पुनः एक बहुध्रुवीय, अब देखो ये होता है एक नॉर्थ के लिए, एक साउथ के लिए, और एक नॉर्थ साउथ और
साउथ नॉर्थ के कंट्री। तो अब यूएसएसआर क्या चाहता है, यूएसए क्या चाहता है कि विश्व क्या बना रहे, एक ध्रुवीय बना रहे। वहीं चाइना क्या कह रहा है, विश्व एक ध्रुवीय नहीं, अब हम भी एक पावर हैं, इसीलिए विश्व अब बहुध्रुवीय बने, राइट। तो फिर वर्ल्ड ऑर्डर बदला है और चाइना और फिर यहाँ पर इंडिया भी बना हुआ है। तो इंडिया भी कहता है विश्व कैसा बने, बहुध्रुवीय। तो मैंने ये शब्द समझाने के लिए कि आज जब इंडिया कहीं पर वैश्विक मंचों पे जाता है तो वो एक शब्द का यूज़ करता है कि विश्व कैसा बने, बहुध्रुवीय, मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, राइट। तो ये कथा इसीलिए बाँची जा रही है कि एक शब्द समझाने के लिए कि बहुध्रुवीय, इंडिया कहीं पर जाता है तो वो क्या कहता है कि वर्ल्ड कैसा बने, मल्टीपोलर बने, राइट। तो इंडिया किसका नेतृत्व करता है, साउथ 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 नॉर्थ कंट्री का, राइट। अब इंडिया के कुछ हित देख लेते हैं, जैसे कि इंडिया के जो अब इसी में देखते हैं इंडिया से रिलेटेड, क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल तो नहीं जाना है क्योंकि हमें जो सिलेबस कहा गया था कि इंडिया को ध्यान में रख के, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के इंटरेस्ट। तो इंडिया का सबसे बड़ा इंटरेस्ट जहाँ जो है वो है हिंद महासागर का। तो हिंद महासागर में क्या क्या विवाद हैं ये देख लेते हैं। तो हिंद महासागर में क्या है, तटीय जो देश हैं, तटीय देशों के आपसी संघर्ष, ठीक है। जो तट है हिंद महासागर का, यहाँ अफ्रीका वाले कई कंट्री हैं, यहाँ म्यांमार है और ये जो है साउथ ईस्ट वाले कंट्री हैं। तो वहाँ पर जो देश हैं और इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान इंडिया है, तो इस तरीके से हिंद महासागर के तटीय ही देश हैं। तो इनमें क्या होता है, कभी ना कभी किसी न किसी देश के बीच क्या होता है, आपसी संघर्ष होता है। कैसा होता है दोस्तों, आपसी संघर्ष होता है। तो ये विवाद है कि हिंद महासागर में एक टेंशन बनी रहती है आपसी संघर्ष की। इनके पास क्या है, इन देशों के बीच आर्थिक असमानता भी है। जहीं श्रीलंका एक छोटा सा देश है और कहीं एक जॉइंट कंट्री के रूप में इसके कंपेयर करें श्रीलंका के तो भारत खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ एक छोटी सी इकॉनमी, यहाँ एक बड़ी इकॉनमी बनी हुई है। कई छोटे छोटे द्वीप हैं हिंद महासागर में और कहीं बड़ी बड़ी कंट्री हैं। जैसे सिंगापुर एक जो द्वीप यहाँ पर कंट्री है वो बड़ी पावर है इकोनॉमिकली रूप से देखें, वहीं कुछ देश छोटे छोटे बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनमें क्या है, आर्थिक असमानता भी है। तो हिंद महासागर की एक चुनौती क्या है, आर्थिक असमानता पर। तीसरा क्या है, आतंकवाद पर कोई एक सामूहिक परिभाषा का ना होना। अभी हम जब देखते हैं कि हिंद महासागर में जो भी जैसे सोमालिया वगैरह या इंडिया के परिप्रेक्ष्य में या कहीं पर भी हिंद महासागर में आतंकवाद की कोई घटना घटती है तो वहाँ पर वैश्विक मंचों पर आवाज़ उठती है। तो उसके पक्ष क्या है कि एक कोई डेफिनेशन नहीं है, एक कोई क्या नहीं है, डेफिनेशन नहीं है पर आतंकवाद की। तो हम सामूहिक रूप से आतंकवाद की डेफिनेशन ही तय नहीं कर पा रहे हैं, आखिर क्या हो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रभावहीन होना, ठीक है। जो संस्थाएं हैं वो अपने ही हित तक देखती हैं, वो एक बड़े लेवल पर नहीं सोच पाती हैं, चाहे वो सार्क हो, चाहे आसियान हो, या फिर हिंद महासागर का जो मैंने बताया था IOR हो। तो उसकी कुछ सीमाएं, लिमिटेशंस हैं, तो उन वो लिमिटेशंस ही उन्हें क्या बना देती हैं, प्रभावहीन बना देती हैं। तो इस प्रकार से हम अगर हिंद महासागर को भारत के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रख के देखें तो क्या क्या चुनौती खड़ी हुई हैं कि तटवर्तीय देशों का आपसी संघर्ष हो, आर्थिक असमानता हो, या फिर आतंकवाद पर कोई परिभाषा ना होना, और वहीं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रभावी होना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कुछ जैसे कि विदेश नीति जब बनाते हैं तो उसमें क्या क्या ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो जब भी हम विदेश नीति को बनाते हैं या कोई भी देश बनाता है तो वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखता है। जैसे कि कुछ होते हैं प्रत्यक्ष दिखने वाला, ठीक है, प्रत्यक्ष दिखने वाले, और कुछ होते हैं प्रत्यक्ष दिखने वाला, और जैसे कि कुछ होते हैं अप्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष रूप से ना दिखने वाला। देखो किस प्रकार से चलता है। जैसे कि पहले मैं इसको बता दूं कि आचार्य जो चाणक्य थे उनके अनुसार क्या कहते थे, कोई पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं हो सकता जब तक उस राष्ट्र की सांस्कृतिक पराजय ना हो जाए।
इसका मतलब क्या है, वो कहते थे कोई पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं हो सकता जब तक उस राष्ट्र की सांस्कृतिक पराजय ना हो जाए। इसका मतलब है कि जो अप्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले तत्व हैं किसी भी कंट्री के, जब तक वो गुलामी, उनमें गुलामी की मानसिकता ना हो, तब तक कोई देश हम कहें पराजित नहीं हो सकता या वो गुलाम नहीं हो सकता। राइट। तो अब क्या होता है कि जैसे कि प्रत्यक्ष देखने वाले कौन से तत्व होते हैं कि शत्रु की सैनिक ताकत क्या है, शत्रु के समूह कौन कौन से हैं, शत्रु की आर्थिक ताकत क्या है। ठीक है, इस आधार पर हम जो प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि किसी देश की क्या ताकत है। वहीं कुछ देशों में हम ये देख सकते हैं, मतलब उसी देश में हम क्या देख सकते हैं, सांस्कृतिक गुलामी, वैचारिक पराधीनता, बाजार पर कब्जा। कोई देश जो नॉर्थ के कंट्री होते हैं, नॉर्थ के जो कंट्री होते हैं वो क्या होते हैं, साउथ के कंट्रियों पर, या हम कहें नॉर्थ साउथ की कंट्रियों पर या साउथ नॉर्थ कंट्रियों पर तकनीकी रूप से, सांस्कृतिक रूप से या वैचारिक रूप से क्या करते हैं, पराजित कर देते हैं। ठीक है, उन्हें पराधीन बना देते हैं। अब जो नव औपनिवेशवाद है उस तरीके से वो फैलाते हैं, तो सांस्कृतिक गुलामी या वैचारिक पराधीनता या बाजार पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये साम्राज्यवाद के नए रूपों में ये नॉर्थ कंट्री हैं, इस तरीके से वो साम्राज्य फैलाते हैं। राइट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक देश कब पराजित होता है और उसकी विदेश नीति कब तक हम कहें कि यथावत या स्थायी रहती है, और कौन सी विदेश नीति को संचालित करने के लिए कौन से तत्व देखने होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। किसी भी देश के संबंध में हो, उसकी सैन्य ताकत देखी जाती होगी, समूह देखे जाने होंगे उसके, शत्रु समूह। क्योंकि देखो शत्रु जैसे कोई देश है तो इस शत्रु देश का कोई शत्रु है, और इस शत्रु का कोई देश शत्रु है, तो शत्रु का देश क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा, जैसे कि चाणक्य के मंडलम सिद्धांत में बताया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय सुरक्षा का समाधान देखना है। तो अब देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा का समाधान तो दो ही तरीके से कर सकते हैं। इसका समाधान हम कर तो कई तरीके से सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सामान्यतः हम दो तरीके को ध्यान में रखते हैं। एक तो क्षमता संवर्धन, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है, क्षमता या तो हम अपनी खुद की क्षमता का बिल्ड करें, दूसरी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा शक्ति संतुलन के नाम पर इसे साम-दाम दंड-भेद को अपनाकर। ठीक है, सामूहिक सुरक्षा को महत्व दें। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का समाधान कैसे हो सकता है, या तो हम अपनी क्षमता मतलब संवर्धन कर लें, हमारे पास मतलब ऐसे हथियार हों कि जो हमें दूसरे देशों से सुरक्षा कर सके, हमारे पास न्यूक्लियर पावर हो, हमारे पास ऐसे हथियार हों कि कोई देश हम पे आक्रमण करें तो हम उससे बच सकें। तो इस तरीके से हम सैन्य रूप से क्षमता हो, आर्थिक रूप से क्षमता हो कि हमें किसी देश से सहयोग ना लेना पड़े, हमें आर्थिक रूप से गुलाम ना बनाया जा सके। तो इस प्रकार से हमें किसी देश को क्या करना होती है, क्षमता संवर्धन करना होता है। दूसरा है, अगर ये देश नहीं कर पा रहा है तो एक कई छोटे छोटे देश या अलग अलग समूह के देशों से क्या कर रहे, ग्रुप बना के अपनी बात को सामने रखे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामूहिक सुरक्षा भी अपना सकता है। सामूहिक सुरक्षा सॉफ्ट पावर से हो सकती है और हार्ड पावर से हो सकती है। राइट। अच्छा, किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाते समय क्या देखी जाती है कि आपकी क्षमता क्या है, मतलब आपकी क्षमता देखी जाती है, ना कि आपका इरादा, क्योंकि क्षमता स्थायी होती है और इरादा परिवर्तनशील। इसीलिए विदेश नीति में जब भी हम किसी देश से संबंधित करते हुए जोड़ते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम उस देश में की क्षमता देख रहे हैं या इरादा। इसीलिए क्षमता देखी जाती है विदेश नीति में, ना कि इरादा, ना कि इंटेंशन। तो किसी देश की विदेश नीति में जो देखने वाला तत्व होता है, क्षमता देखी जाती है, ना कि इरादा, क्योंकि क्षमता स्थायी होती है और इरादा परिवर्तनशील होता है। अब हम देखते हैं भारत
वैश्विक स्तर पर निम्न का समर्थक है। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो नीति है उसमें कौन कौन से तत्व हैं, या फिर हम अंतर्राष्ट्रीय नीति बनाते समय किस बातों का ध्यान रखते हैं, तो इसके लिए हम अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर अगर अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी